अक्सर जब प्राचीन भारत की बात आती है तो ध्यान सीधे सिंधु घाटी सभ्यता या फिर महान साम्राज्यों पर चला जाता है। लेकिन उन प्राचीन ग्रामीण समुदायों और वैज्ञानिकों के बारे में क्या, जिनकी तकनीक और रासायनिक खोजों ने सच में दुनिया की नींव रखी? आज के इस विश्लेषण में हम इतिहास के उन्हीं कम जाने पहचाने पन्नों को पलटेंगे और भारत की कुछ बेहद शानदार लेकिन छिपे हुए तकनीकी चमत्कारों को उजागर करेंगे। तो चलिए सीधे उस प्राचीन काल में चलते हैं जहां पहली बार पत्थरों के साथ साथ धातु का उपयोग शुरू हुआ। कल्पना कीजिए एक ऐसे गांव की जो सिर्फ रहने की जगह नहीं बल्कि एक जीती जागती प्रयोगशाला था। यहां प्रारंभिक कृषि, पशुपालन और आग की भट्टियों में तांबा पिघलाने की कला एक साथ आकार ले रही थी। वाकई ये मानव विकास का एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण मोड़ था। आज के हमारे मुख्य विषय कुछ इस प्रकार रहेंगे। पहला, ताम्रपाषाण युग। दूसरा, ताम्रपाषाण युगीन गांवों में जीवन। तीसरा, भारत के धातु कर्म चमत्कार। और चौथा, रसायन विज्ञान। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले विषय ताम्रपाषाण युग से। नवपाषाण युग यानी पत्थरों के युग और लौह युग के बिल्कुल बीच के समय को चाल्कोलिथिक कहा जाता है। सुनने में शायद थोड़ा भारी शब्द लगे, लेकिन इसका मतलब एकदम सीधा है। चाल्को का मतलब है तांबा और लिथिक का मतलब है पत्थर। ये वो अहम दौर था जब इंसान ने पहली बार धरती से धातु को पहचान कर उसे पिघलाना और ढालना सीखा था। और पहली धातु जिसका इस्तेमाल हुआ वो तांबा ही थी। अब इन ताम्रपाषाण संस्कृतियों की तुलना अगर हम हड़प्पा सभ्यता से करें तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। एक तरफ सिंधु घाटी के हड़प्पावासी थे, बड़े शहरों वाले, एक केंद्रीकृत व्यवस्था वाले जिनकी अपनी एक लिपि थी, और दूसरी तरफ थीं ये ताम्रपाषाण संस्कृतियां जो पूरी तरह से ग्रामीण थीं, अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में बिखरी हुई थीं और इनमें लेखन का कोई सुराग नहीं मिलता। लेकिन देखिए, शहरी न होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि उनके पास तकनीकी कौशल की कोई कमी थी। और ये कोई एक दो सदी की बात नहीं थी। ये कालक्रम दिखाता है कि ये युग हजारों सालों तक भारत के अलग अलग हिस्सों में फैला हुआ था। राजस्थान में आहड़ बना संस्कृति 3700 ईसा पूर्व के आसपास मौजूद थी, बिल्कुल हड़प्पा सभ्यता के समानांतर। फिर मध्य प्रदेश में कायथा और मालवा संस्कृतियां उभरी और उसके काफी बाद महाराष्ट्र में 1400 ईसा पूर्व के आसपास जोरवे संस्कृति पनपी। हर क्षेत्र की अपनी एक बिल्कुल अलग और अनूठी पहचान थी। चलिए अब अपने दूसरे विषय की तरफ बढ़ते हैं, ताम्रपाषाण युगीन गांव में जीवन। सच कहूं तो उस वक्त की जिंदगी कोई आसान काम नहीं था। इन गांवों में शिशु मृत्यु दर बहुत अधिक थी, जो साफ तौर से पोषण या चिकित्सा ज्ञान की कमियों की ओर इशारा करती है। एक और दिलचस्प बात यह है कि मवेशियों, भेड़ों और बकरियों को पाला तो जरूर जाता था, लेकिन सबूत बताते हैं कि उनका इस्तेमाल सिर्फ मांस के लिए होता था, डेयरी उत्पादों के लिए नहीं। कुल मिलाकर जीवन पूरी तरह से प्रकृति और बहुत ही सीमित संसाधनों पर निर्भर था। घर भी बहुत बुनियादी होते थे। पकी हुई ईंटों का कोई नामो निशान नहीं था। घर मिट्टी, बांस और घास फूस से ही बनाए जाते थे। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है उनके अंतिम संस्कार का तरीका। मृतकों को अक्सर घरों के फर्श के ठीक नीचे ही दफना दिया जाता था। बच्चों के शव तो कलशों में रखकर फर्श के नीचे गाड़ दिए जाते थे। ये जीवन और मृत्यु के बीच के एक बेहद अंतरंग, लगभग घरेलू रिश्ते को दर्शाता है। लेकिन इन सीमित संसाधनों के बावजूद उनकी कारीगरी सच में बेमिसाल थी। वे ब्लैक एंड रेड वेयर नाम के खास मिट्टी के बर्तन बनाने में माहिर थे। मालवा जैसी जगहों पर जो तकलियां मिली हैं, उनसे साबित होता है कि वे कताई और बुनाई भी बखूबी जानते थे। और हाँ, तांबे की कुल्हाड़ियां और पत्थर के बेहद बारीक ब्लेड, ये उनके शानदार शिल्प कौशल के कुछ बेहतरीन उदाहरण हैं। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, भारत के धातुकर्म चमत्कार। 98%, जी हाँ 98%। जरा सोचिए, अरावली पहाड़ियों में काम करने वाले उन ताम्रपाषाण काल के कारीगरों ने यह चौंकाने वाला आंकड़ा हासिल किया था। आज की आधुनिक भारी मशीनों के बिना सिर्फ मिट्टी की भट्टियों का इस्तेमाल करके ब्लिस्टर कॉपर की इतनी शुद्धता प्राप्त करना ये कोई मामूली बात नहीं थी। ये एक असाधारण वैज्ञानिक उपलब्धि थी जो दिखाती है कि धातुओं के तापमान को लेकर उनकी समझ कितनी गहरी थी। और ये बात सिर्फ तांबे पर आकर नहीं रुकती। जस्ता यानी जिंक निकालना धातुकर्म में सबसे मुश्किल कामों में गिना जाता है, क्योंकि जस्ता पिघलने से पहले ही भाप बनकर उड़ जाता है। लेकिन राजस्थान के जावर में प्राचीन धातु विज्ञानियों ने कमाल कर दिया।
उन्होंने अधोमुखी आसवन यानी डाउनवर्ड डिस्टिलेशन का आविष्कार किया। भट्टी के ऊपर आग लगाई और नीचे पानी में मिट्टी के बर्तन रखे ताकि जस्ते की भाप नीचे जाके ठंडी हो जाए और सीधे धातु में बदल जाए। ये वो तकनीक थी जिसने पूरी दुनिया को जस्ता निकालने का रास्ता दिखाया। इस पूरी धातु विशेषज्ञता का सबसे शानदार नमूना था वुड्स स्टील। दक्षिण भारत के लोहारों ने लोहे और कार्बन को मिलाकर एक ऐसा स्टील तैयार किया जिसकी धार और मजबूती के चर्चे पूरी दुनिया में थे। इतिहास के पन्ने बताते हैं कि तक्षशिला के राजा पोरस ने सिकंदर महान को 2.5 टन यही वुड्स स्टील उपहार में दिया था। और दिलचस्प बात यह है कि आगे चलकर इसी स्टील से मशहूर दमश्क की तलवारें भी बनाई गईं। 1600 साल दिल्ली का लौह स्तंभ पिछले 16 सदियों से खुले आसमान के नीचे सीना ताने खड़ा है और उस पर आज तक जंग नहीं लगा है। आखिर कैसे? इसका राज छिपा है लोहे की 99% से ज्यादा शुद्धता और इसके ऊपर बनी आयरन हाइड्रोजन फॉस्फेट की एक प्राकृतिक परत में। यह हमारे प्राचीन भारतीय वैज्ञानिकों की धातुओं पर बेजोड़ पकड़ का एक साक्षात और कभी न मिटने वाला प्रमाण है। और अब हमारा चौथा और अंतिम विषय रसायन विज्ञान। धातुओं से आगे बढ़कर अब शरीर की बात करते हैं। रसायन प्राचीन भारत की कीमिया और चिकित्सा की एक बेहद उन्नत शाखा थी। इसका मकसद सिर्फ सर्दी खांसी ठीक करना नहीं था, बल्कि शरीर के हर हिस्से को शुद्ध करके बुढ़ापे को रोकना, याददाश्त को बढ़ाना और एक तरह से अमरता प्राप्त करना था। देखा जाए तो यह धातु कर्म का ही एक जैविक विस्तार था। बस फर्क इतना था कि यहाँ शरीर को ही एक प्रयोगशाला मान लिया गया था। आयुर्वेद में इन चिकित्सा पद्धतियों को बेहद गंभीरता से लिया गया था। इसके 2 मुख्य तरीके थे। पहला था कुटी प्रवेशिका, जो बहुत ही सख्त था। इसमें व्यक्ति को एक खास तौर पर बनाए गए 3 परत वाले घर के अंदर रहना होता था ताकि बाहरी वातावरण का कोई असर न पड़े, बिल्कुल वैसे ही जैसे बच्चा मां के गर्भ में सुरक्षित रहता है। वहीं दूसरी तरफ थी वातातपिका, जो उन लोगों के लिए थी जो इतने सख्त नियम नहीं मान सकते थे। इसे खुली हवा और धूप में रहकर आसानी से किया जा सकता था। अब सवाल उठता है कि इन विधियों में इस्तेमाल क्या होता था? जो मुख्य तत्व इस्तेमाल होते थे वे सीधे उसी धातुकर्म परंपरा से आते थे जो सदियों पहले शुरू हुई थी। पारा यानी मर्क्यूरी, इसे महारस या रसों का राजा माना जाता था। इसके साथ ही सोने, चांदी और सीसे जैसी धातुओं को विशेष पौधों और जड़ी बूटियों के रस के साथ मिलाकर बेहद शक्तिशाली औषधियां तैयार की जाती थीं। तो यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये प्राचीन वैज्ञानिक बहुत अच्छे से जानते थे कि कच्ची धातुएं शरीर के लिए कितनी जहरीली हो सकती हैं, और इसी जहर को अमृत बनाने के लिए उन्होंने भस्म बनाने की प्रक्रिया विकसित की। सोने की भस्म का ही उदाहरण ले। सोने के पतले पत्तों पर खास लेप लगाकर उन्हें सुखाकर तेज आग पर 1 या 2 बार नहीं बल्कि पूरे 10 बार गर्म किया जाता था। इस पूरी जद्दोजहद के बाद धातु के कण इतने बारीक हो जाते थे कि उन्हें दवा के रूप में सुरक्षित खाया जा सके। एक तरह से ये आज की नैनो टेक्नोलॉजी का ही एक प्राचीन रूप था, है ना? मिट्टी के साधारण घरों में रहने वाले और पत्थरों के साथ तांबा पिघलाने वाले उन शुरुआती लोगों से लेकर ऐसे लोहारों तक जिन्होंने सिकंदर को चौंकाने वाला स्टील बनाया, और उन कीमियागरों तक जिन्होंने धातुओं को जीवन रक्षक औषधियों में बदल दिया, ये सफर सच में अद्भुत रहा है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते ये एक विचार अपने साथ जरूर रखिएगा, इन प्राचीन नव प्रवर्तकों की खोजें आज भी इस आधुनिक युग के धातु कर्म और पारंपरिक चिकित्सा के रूप में हमारे जीवन में कैसे गूंज रही हैं।